हेलो वेंशन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी गाइस, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी और मुझे माफ कर देना गाइस आप सभी को इतना इंतजार करवाने के लिए। तो आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कोई अननोन पर्सन जहान को लगातार फ्लावर्स भेज रहा था और वो उन फ्लावर के साथ एक नोट भी सेंड कर रहा था जिसमें उस पर्सन का नाम आईपी था। और गाइस हम सभी को पता है कि यह आईपी पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा आइस प्रिंस था। और गाइस पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब हर किसी ने सही दिया था। थैंक यू गाइस कमेंट में अपना जवाब देने के लिए। तो चलो गाइस आप सभी का ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। ईबो, क्या आपको कोई सुराग मिला कि वो फ्लावर कौन भेज रहा है? कॉलेज से घर जाने के रास्ते में जहन ने ईबो से सवाल किया। 1 महीना हो गया है, जहन अभी भी उस फ्लावर वाले पर्सन को ढूंढ रहा है लेकिन उसे अभी तक पता नहीं चला कि कौन पर्सन वो फ्लावर भेज रहा है। हालांकि उन्हें उन फ्लावर भेजने वाले पर्सन से कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ। ईबो ने रियर व्यू मिरर से जहन को देखा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये काफी मुश्किल है और मुझे ये पता नहीं चला कि वो पर्सन कौन है जो तुम्हें फ्लावर सेंड कर रहा है। हालांकि मैंने इसके बारे में पूछताछ भी की। उन्होंने कहा कि एक लेडी उन्हें कॉल करके फ्लावर सेंड करने के लिए कहती थी। मैंने उन सभी फ्लावर दुकानों को भी चेक किया और मैंने उनसे उस लेडी का नंबर देने के लिए भी कहा, लेकिन वो ऐसे ही किसी को उनके कस्टमर का नंबर नहीं दे सकते और इसी वजह से उन्होंने मुझे उस लेडी का नंबर नहीं दिया। ईबो ने रिव्यू मिरर से देखते हुए जहान से कहा। ईबो की बातें सुनकर जहान ने अपना सिर हिलाया और उसने कार के खिड़की से बाहर देखा और कुछ सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या आप ठीक है? वैंग ईबो ने रिव्यू मिरर से देखते हुए जहान से पूछा। मैं ठीक हूँ, मैं तो बस उस पर्सन के बारे में सोच रहा था जो मुझे हर रोज वो फ्लावर भेजता है। कार के खिड़की को बंद करते हुए जहान ने कहा। मैं उस पर्सन को आपके लिए सर्च नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। ईबो ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। ये ठीक है, वो पर्सन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता तो इसीलिए हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो पर्सन मुझे हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। अगर वो चाहता तो 1 महीने तक इंतजार नहीं करता और वो पर्सन मुझे फ्लावर भेजने के बजाय धमकी भरे खत भेजता, जहान ने कहा। जहान की बातें सुनकर ईबो ने अपना सिर हिलाया। उसने फिर से अपना फोकस सड़क पर बनाए रखा। जैसे ही वे घर जा रहे थे तब उन्होंने पीछे से एक तेज धमाकेदार आवाज सुनी। इतनी बड़ी आवाज और झटके की वजह से ईबो ने तुरंत सड़क के किनारे अपनी कार रोक ली। इतनी जोर की ब्रेक लगाने के बावजूद भी वे दोनों लकी थे कि उन्होंने अपनी सीट बेल्ट लगा रखी थी और झटके की वजह से एयर बैग तुरंत बाहर निकल आए ताकि वे दोनों सेफ रहे। क्या हुआ? जहान ने अपनी कांपती हुई आवाज और अपने माथे पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्योंकि उनकी कार पर अचानक हुए धमाके की वजह से उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। ईबो ने तुरंत सीट बेल्ट को हटा दिया और कार का डोर ओपन करते हुए पैसेंजर सीट की ओर गया जहां जहान बैठा था। जहान, क्या तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ईबो ने पूछा। उसका चेहरा चिंताओं से भरा हुआ था। वो खड़ा हो गया और किसी अजीब व्यक्ति को देखने के लिए चारों ओर देख रहा था। उसने देखा कि कार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसके भाई हाईकुआन को कॉल किया और उसने उससे पुलिस से भी बात करने के लिए कह दिया। कॉल के खत्म होने के बाद उसने तुरंत जहान को देखा। मैं ठीक हूँ, ये बस मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा था, शायद अचानक हुए धमाके की वजह से। जहान ने अपने माथे की मालिश करते हुए जवाब दिया। ठीक है जहान, बेहतर होगा कि तुम कार से बाहर आ जाओ। हम दोनों के हेल्प के लिए वे तुरंत यहाँ पहुँच जाएंगे। ईबो ने जहान को कार से बाहर निकालने में हेल्प करते हुए कहा। उसने जहान को एक पेड़ के नीचे आराम करने दिया और वो जाकर कार को चेक कर रहा था। उसने देखा कि कार के पीछे एक बम्पर ने टक्कर मारी थी और इसकी वजह से कार का पीछे वाला हिस्सा थोड़ा टूट गया था। इसके अलावा कार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। कार की कंडीशन को देखते हुए ईबो को ये पता चल गया कि यह हिट एंड रन का केस है। तभी ईबो को उसके भाई का फोन आया। हेलो हाईकुआन गग, ईबो ने कॉल को उठाते हुए कहा। ईबो, मैं और सुंगयोन रास्ते में है,
मैंने पहले ही पुलिस से कांटेक्ट करके उन्हें सब कुछ बता दिया और वे भी रास्ते में होंगे। हाईकुआन ने कॉल की दूसरी तरफ से कहा, ये ठीक है भाई, हम सड़क के किनारे पर है। ईबो ने कहा, ईबो जहान कैसा है? हाईकुआन ने ईबो से पूछा। भाई वो यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। ईबो ने जहान को देखते हुए जवाब दिया। ईबो, क्या आपने एम्बुलेंस को फोन किया है? हाईकुआन ने पूछा। हाँ भाई, मैंने किया था और वे यहाँ आ गए हैं। चलो भाई, हम बाद में बात करते हैं जब तुम यहाँ आओगे, ईबो ने कहा और एम्बुलेंस के वहाँ आते ही ईबो ने कॉल को कट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि अगर उसे इसकी जरूरत हो तो आप उसे फर्स्ट एड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ट्रीट करें। वो सच में काफी घबराया हुआ है और उसे थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। ईबो ने तुरंत वहाँ आए हुए डॉक्टर को जहान की हेल्प करने के लिए कहा। जहान ने आराम महसूस किया जब वो एम्बुलेंस के एक स्ट्रेचर पर लेट गया था, जबकि मेडिकल स्टाफ उसको चेक कर रहे थे। कुछ मिनटों के बाद मिस्टर शाओ शू इंग, हाईकुआन, सिंग योन और वैंग यीशु जो पुलिस के साथ था, वे सभी वहां पहुंच गए। पुलिस ने फौरन कार की चेकिंग स्टार्ट कर दी और उन्होंने डैशबोर्ड कैमरे को चेक किया और उन्हें वो कार मिली जो एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार थी। जहन बेटा, कि तुम ठीक हो? मिस्टर शाओ शू इंग ने कहा, क्योंकि वो एक्सीडेंट के बारे में बहुत चिंतित थे। जब उन्हें जहान का कॉल आया था तब वे एक मीटिंग में थे। कॉल आने के बाद और सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर शाओ शू इंग ने तुरंत मीटिंग को छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए अपने बिजनेस से ज्यादा उनका बेटा इम्पोर्टेंट है। और ये बात उनके सभी एम्प्लॉयज भी जानते हैं कि मिस्टर शाओ शू इंग की फर्स्ट प्रायोरिटी उनका बेटा है। मीटिंग को बीच में छोड़ने के बाद मिस्टर शाओ शू इंग तुरंत एक्सीडेंट के प्लेस पर आ गया। मैं ठीक हूँ पिताजी, बस अचानक हुए धमाके की वजह से मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई और इसकी वजह से मुझे थोड़ा चक्कर भी आने लगा, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहान ने अपने पिता को स्माइल करते हुए और उनका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे पूरे रास्ते में बस एक ही बात की चिंता थी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मिस्टर शाओ शू इंग ने कहा। पिताजी, मैं थोड़ा बदमाश हूँ और इसीलिए इस दुनिया में आसानी से गायब नहीं होऊंगा, जहान ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, क्योंकि वो अपने पिताजी को चिंता नहीं करने देना चाहता था। तुम सच में स्टूपिड हो, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तुम बस शरारती हो, शाओ शू इंग ने थोड़ा हंसते हुए कहा। पिता और बेटे की अटेंशन पाने के लिए ईबो ने अपना गला साफ किया। खांसी की आवाज से उन दोनों ने अपनी आंखें ईबो की ओर घुमाई। हाँ वैंग ईबो, क्या बात है? शाओ शू इंग ने अपना कोट ठीक करते हुए कहा। मिस्टर शाओ, हमें डैश कैमरे की वजह से वो कार का पता चल गया जिस कार की वजह से ये एक्सीडेंट हो गया था। हमने कार के बारे में हमारे मेंबर्स को जानकारी दी है और वे सभी उस कार के मालिक को तुरंत ढूंढ लेंगे, ईबो ने कहा। ये ठीक है, आप इसके बारे में जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो और मैं इस इन्वेस्टिगेशन से एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहता हूँ, मिस्टर शाओ ने जवाब दिया और उसने उस आदमी की ओर देखा जो वैंग यीशु था। हाय मिस्टर शाओ शू इंग, आप कैसे हैं? वैंग यीशु ने मिस्टर शाओ को ग्रीट करते हुए कहा। डिटेक्टिव, बहुत दिनों से नहीं मिले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद आप यहाँ फिर से मेरे बेटे के मामले को चेक कर रहे हैं, मिस्टर शाओ शू इंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वैंग यीशु ने जहान की ओर देखा। मिस्टर शाओ, मुझे लगता है कि हमें इस केस के बारे में कुछ पॉइंट्स पर बात करने की जरूरत है, वैंग यीशु ने धीमे वॉइस में कहा, जिससे जहान उनकी बातचीत को ना सुन सके। बिल्कुल डिटेक्टिव, आप बस मुझे एक कॉल करो और जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा आप मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं, मिस्टर शाओ शू इंग ने वांग शू के कंधे को थपथपाते हुए कहा। मिस्टर वैंग यीबो, मुझे लगता है कि शाओ चान अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने उनको चेक किया और उनका फर्स्ट एड भी कर दिया है और अब चिंता की कोई भी बात नहीं है, बस उन्हें घर ले जाइए और थोड़ा आराम करने के लिए कहे, मेडिकल स्टाफ ने कहा। ईबो, जहान को घर ले जाओ और उसे वहाँ आराम करने के लिए कहो, शाओ शू इंग ने कार की चाबी ईबो को सौंपते हुए कहा। कोई बात नहीं सर, मैं घर जाने के लिए अपने भाई की कार को यूज करूँगा और हमने कॉल करके ट्रैफिक को कम करने के लिए भी कहा है, ईबो ने कहा। ईबो, मैं तुम्हारे और जहान के साथ कार में आऊंगा, सुंग एओ ने कहा।
और तुम्हारी कार को कुछ पुलिस भी फॉलो करेंगे। हाइकुआन ने उनकी बातचीत में शामिल होते हुए कहा, ठीक है दोस्तों, चूँकि आपने सब कुछ ठीक कर दिया है, मुझे भी अपने ऑफिस में जाना चाहिए। ईबो आज रात मिलते हैं। शाओशु इंग ने जहान के पास जाने से पहले कहा, बेटा अपना ख्याल रखना। शाओशु इंग ने कहा, पापा आप भी अपना ख्याल रखना, जहान ने कहा। उसके बाद शाओशु इंग अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से निकल गया। ईबो ने जहान को अपने भाई के कार में बैठाने में उसकी हेल्प की। 2 ट्रक वहाँ आने के बाद वे वहाँ से चले गए और वो ट्रक उस कार को रिपेयर शॉप तक ले जाएगा। जहान अब ये सब नहीं सोचना चाहता था, कार को फिर से ठीक करे या उसके लिए एक नई कार खरीदे। ये सब जहान सोचना नहीं चाहता था। दूसरी ओर वैंग यीशु ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और रिकॉर्डिंग को चेक करने के लिए डैश कैम को पुलिस स्टेशन में ले गया। जैसे ही वो शाओ मैंशन में पहुँचे, जहान ने उसकी नैनी को चिंतित होकर उसका इंतजार करते हुए देखा। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जहान ने शिकायत की, क्योंकि उसकी नैनी बहुत चिंतित लग रही थी। अय्या जहान, जब मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर मिली तो मैं सच में बहुत घबरा गई थी, जहान की एई ने कहा। मुझे पता था कि तुम ये बात सुनकर चिंतित हो जाओगे, जहान ने कहा। जहान, तुम अच्छे से आराम करो, मैं तुम्हारा पसंद का खाना बनाऊंगी और जब यह हो जाएगा तो मैं तुम्हारा खाना यहाँ ऊपर कमरे में ले आऊंगी, नैनी ने कहा। और उसने नीचे जाने से पहले जहान को बेड पर लेटने में उसकी हेल्प की। जहान ने हल्के से अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब भी एई मेरे साथ एक बच्चे की तरह बिहेव करती है। जहान अपने इस विचार पर हंसने लगा। जहान ने अपनी नजर खिड़की की ओर कर ली। बाहर पहले से ही अंधेरा हो रहा था। जहान ने पहले ही एक्सीडेंट के बारे में सोचते हुए एक गहरी सांस ली। जहान उन लोगों के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसके लिए गलत इरादे रखते हैं। ईबो ने और उसके पिता ने उससे कुछ भी नहीं बताया। शायद वे उससे कुछ छिपा रहे हैं, या हो सकता है कि ये महज एक एक्सीडेंट हो। वो ड्राइवर कार को टक्कर मार कर भाग गया। वो ड्राइवर किसी चीज के लिए भाग रहा है, या ये डर से है या इसकी वजह से कि उसने कार को टक्कर मार दी। जो कुछ भी हो, पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता, मैं सिर्फ इस केस के रिजल्ट का इंतजार करूंगा, जहान ने अपने मन में सोचा। दूसरी ओर ईबो के कमरे में वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। आपका क्या मतलब है कि आपको वो एक्सीडेंट वाली कार मिल गई है, लेकिन उसकी प्लेट नंबर नकली है? ईबो ने जो कुछ भी सुना था उसने उससे दोहराया, बस ये श्योर करने के लिए कि उसने जो कुछ भी सुना है क्या वो सही है। वैंग यीशु ने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान डैश कैम द्वारा कैप्चर किए गए सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद उन्होंने मुझे बताया। जब मैंने हॉक और पैंथर से इस बारे में डिस्कशन की तो डिस्कशन करने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये किसी ने जानबूझकर किया था, सिर्फ आपको वार्निंग देने के लिए। कॉल की दूसरी तरफ से हाइकुआन ने कहा, ये आर्थर चेन होना चाहिए, उसके अलावा कोई अदर पर्सन नहीं है जो मेरे खिलाफ मुझसे बदला लेना चाहता हो। ईबो ने जल्दी से सस्पेक्ट की ओर पिन पॉइंट करते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन ये बात भी मत भूलो, जहान हाल ही में मिस्टर शाओशु इंग को धमकी भेजने वाले उस पर्सन का टारगेट भी हो सकता है। हाइकुआन ने कहा, मैं अब 1 महीने से भी ज्यादा टाइम यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जहान के आसपास किसी भी सस्पिशियस पर्सन को नहीं देखा, और मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि ये एक्सीडेंट मुझे टारगेट बना रही थी। ये सिर्फ इतना ही है कि जहान तब मेरे साथ वहाँ मौजूद था जब उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दिया। ईबो ने कहा, आपके पास एक पॉइंट है, हम इसके बारे में जांच करना जारी रखेंगे। हॉक कार पर काम कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उस कार का मालिक कौन था। हाइकुआन ने कहा, ठीक है, मैं अपने कांटेक्ट में से किसी को कॉल करने की कोशिश करूंगा ताकि वे हमारी हेल्प कर सके। ये कहने के बाद ईबो ने कॉल को कट कर दिया। ईबो ने अपना फोन अपनी जेब में रख लिया, उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसने अपने दांत भी पीस लिए। मुझे इस सब के पीछे का पर्सन मिल गया तो मैं उस पर कोई भी दया नहीं करूंगा। अगर ये आर्थर चेन ने किया है तो उसने इस बार अपनी सीमा को पार किया है और वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ईबो ने कहा, अब दूसरी तरफ, क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था?
एक पुरानी जंग लगी कुर्सी पर बैठते हुए और सिगरेट का धुआं फूंकते हुए उस आदमी ने पूछा। हाँ बॉस, काम हो गया। पीछे वाले आदमी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। ये अच्छा है, इस बार सिर्फ एक वार्निंग है और अब इस सब से ही उसकी बुरी की शुरुआत होती है, तो तैयार रहो। ठीक है, अगर मुझे फिर से आपकी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको कॉल करूँगा। आर्थर चेन ने उस आदमी की ओर मुड़ते हुए कहा। ठीक है बॉस, उस आदमी ने झिझकते हुए कहा। मैं जानता हूँ और मुझे पता भी है, आर्थर चेन ने कहा और उसने उस आदमी पर एक लिफाफा फेंक दिया। इसमें 10,000 युआन है। मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में जो तुम्हारी माँ है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये एक बड़ी हेल्प होगी, आर्थर चेन ने कहा। हालांकि दूसरा आदमी ये जानता है कि इतने पैसे ट्रीटमेंट के लिए काफी नहीं है, फिर भी उसके पास कंप्लेन करने का करेज नहीं था। उस आदमी ने तुरंत उस एनवलप को उठा लिया। इस पैसे के लिए शुक्रिया बॉस, उस आदमी ने कहा। आर्थर चेन ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे दूर भगाने के लिए अपना हाथ हिलाया। पैसे लेने के बाद वो पर्सन वहाँ से तुरंत चला गया। कुछ मिनटों के बाद आर्थर चेन का फोन बजने लगा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। मैं तुम्हें जल्द ही मिलूंगा। मैं वैंग इबो को अपने हाथों से गिरते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता, उसने हंसते हुए कहा। उसकी डेविल हंसी उस पुराने घर के चारों कोने में गूंज रही थी। पहले शांति से रहने वाले मकड़िया और कीड़े मकोड़े भी उनके घर में आने वाले शोर शराबे से परेशान हो गए। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।